जी। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ डैश शॉप्स सेलिंग द लेटेस्ट फैशन। अब ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके साइड में जो छोटी सी ट्रेंडी होगा। स्क्रीन दिख रही है इसको करेक्ट आंसर ट्रेंडी हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस अपडेट, अपडेटेड एंड हिस्टोरिक, ये इनकरेक्ट क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ट्रेंडी का मतलब क्या होता है? फैशनेबल या फिर स्टाइलिश। कोई भी चीज ट्रेंड में है, अगर हम बोल रहे हैं कि दिस इज ट्रेंडिंग, मतलब कि वो फैशनेबल है, वो स्टाइलिश है और लेटेस्ट फैशन के हिसाब से फिट होती है। और यहाँ पे वर्ड जो क्वेश्चन में लिखा गया है, यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ शॉप सेलिंग द लेटेस्ट फैशन। ट्रेंडी वर्ड जो होता है, ट्रेंडी इटसेल्फ सिग्निफाई दैट समथिंग फिट्स विद लेटेस्ट फैशन, यानी कोई भी चीज अगर लेटेस्ट फैशन के हिसाब से है, लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम ट्रेंडी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का वो सी होगा। बट बाकी आंसर्स क्यों नहीं होंगे? अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, अपडेट, अपडेट क्यों नहीं होगा? अपडेट जो है आपका या तो नाउन है, कहीं कहीं जगह अपडेट नाउन की तरह यूज होता है, किसी किसी जगह हम अपडेट वर्ड वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो अपडेट नाउन भी है, वर्ब भी है। ये किसी शॉप को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि शॉप इटसेल्फ इज अ नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या तो कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था या एडवर्ब होना चाहिए था। वर्ब या फिर दूसरा नाउन उस नाउन को सिग्निफाई नहीं कर सकता, इसीलिए अपडेट जो होगा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरी बात है अपडेटेड। अपडेटेड में ये ग्रामेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा शॉप्स के साथ नहीं जा रहा है, मतलब शॉप्स के साथ इसका सूटेबल कनेक्शन नहीं बन रहा है कि अपडेटेड शॉप्स। ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली इसमें कोई अपडेट में ग्रामेटिकल एरर था, लेकिन अपडेटेड में ग्रामेटिकल एरर नहीं है, लेकिन शॉप्स के साथ फिट नहीं हो रहा है। उसके बाद तीसरा है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे फैशन की बात हो रही है, लेटेस्ट फैशन की बात हो रही है। लेटेस्ट फैशन यानी मॉडर्न टाइम्स में, तो हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो चीज हिस्ट्री से रिलेटेड होती है अनरिलेटेड टू फैशन है वो, जो चीज जो भी हिस्ट्री में है वो अनरिलेटेड टू फैशन है और हमें फैशन से कनेक्ट करना है। सो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रेंडी। उसके बाद आते हैं हम एंटोनिम ऑफ विड्रॉ। विड्रॉ वर्ड जो है हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो बैंकिंग टर्म्स में यूज करते हैं, विड्रॉ करना, मनी डिपॉजिट करना एंड विड्रॉ करना। लेकिन विड्रॉ का जो लिटरल मीनिंग होता है, विड्रॉ वर्ड का मीनिंग होता है मूव बैक। आप लोग इसे चाहें तो कहीं नोट भी कर लीजिए कि विड्रॉ वर्ड का मतलब क्या होगा, मूव बैक। अब मूव बैक, और यहाँ पे एक हमारा करेक्ट आंसर इसका है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट पूछा गया था, तो विड्रॉ मतलब पीछे हटना, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवांस। अब इसका अदर जो ऑप्शंस हैं, रिड्यूस जैसे है इसमें, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी अमाउंट का डिक्रीज होना, किसी भी चीज का डिक्रीज होना रिड्यूस कहलाता है। तो अगर मैं बैंकिंग से ही इसको कनेक्ट करूं, तो विड्रॉ करने से भी जो हमारा डिपॉजिटेड मनी है वो क्या हो जाता है आपका, वो रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस एंड विड्रॉ ये सिनोनिमस है, एंटोनिम नहीं है। उसके बाद दूसरा नीड। नीड यानी कि रिक्वायरमेंट, नीड और विड्रॉ का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद वांट, वांट आपका डिजायर हो गया, तो इसका भी और विड्रॉ का कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर एंटोनिम ऑफ विड्रॉ का हो जाएगा एडवांस। तो विड्रॉ का मीनिंग आपको साइड में लिख लेना है कि विड्रॉ का मतलब मूव बैक एंड एडवांस का मतलब मूव अहेड या मूव फॉरवर्ड। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ जोवियल। सिनोनिम मतलब जो सेम मीनिंग होंगे जिनके, एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग्स एंड सिनोनिम मीन्स कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। जोवियल, जोवियल क्या होता है? जोवियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, शी इज अ वेरी जोवियल पर्सन या ही इज वेरी जोवियल, या इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी पर्सन है, बहुत ज्यादा लाइवली है, चेयरफुल रहता है, हमेशा खुश खुश रहता है, खुश मिजाज पर्सन को हम जोवियल कहते हैं। तो ये उसकी एक एडजेक्टिव है। आपको इससे मैच करना है कि जोवियल से दूसरा वर्ड कौन सा सिमिलर है। पहला अगर मैं देखूं तो इसमें लिखा हुआ है इनक्रेड्यूलस। इनक्रेड्यूलस का मतलब होता है, मुझे अगर किसी चीज पे शक हो रहा है, कोई चीज डाउटफुल है, तो उसको इनक्रेड्यूलस कहते हैं। अभी मैंने जोवियल का मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया। इनक्रेड्यूलस का मैं बता रही हूँ कि डाउटफुल होता है, ये इससे कहीं पे भी कनेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद है डिजी। डिजी आपने भले ही इनक्रेड्यूलस ना सुना हो,
इनक्रेडिबल सुना होगा, तो जैसे इनक्रेडिबल बहुत शानदार, इनक्रेडुलस डाउटफुल। डिजी आपका कॉमन वर्ड है, डिजी कॉमन हम यूज करते हैं। डिजी का मतलब क्या होता है? आई एम फीलिंग वेरी डिजी, मतलब मैं बहुत ज्यादा फेंटेड, बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रही हूँ। तो अगेन जोवियल से इसका कुछ नहीं है। जोवियल बहुत ज्यादा चेयरफुल लाइवली पर्सन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। उसके बाद आते हैं हम मैरी। जैसे हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, यानी कि हैप्पी क्रिसमस। तो जोवियल का मैंने बताया हैप्पी, चेयरफुल, लाइवली, तो यहाँ पे मैरी का मतलब भी हैप्पी, इसीलिए सिनोनिम ऑफ जोवियल हो जाएगा आपका मैरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैरी, करेक्ट आंसर है। एंड रिवोल्टिंग अगेंस्ट, रिवोल्टिंग मतलब किसी के खिलाफ जाना, रिवोल्ट कर देना, उसको डिसगस्ट करना, रिवोल्टिंग इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर सिनोनिम ऑफ जोवियल हो जाएगा आपका मैरी। अब उसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द एक्सप्रेशन द लायंस शेयर्स मीन्स। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत सारे इडियम्स याद करने, इडियम्स मतलब मुहावरे, इडियम्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे सारे इडियम्स ना तो आपके लिए पॉसिबल है ना ही मेरे लिए पॉसिबल है कि हमें सारे इडियम्स याद हों, लेकिन हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ कॉमन इडियम्स है वो पता होने चाहिए, उसके अलावा हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे द लायंस शेयर, अगर इसका किसी को नहीं पता है तो लायंस की शेयर, ये लायन का हिस्सा है। लायंस शेयर का मतलब दिस इज माई शेयर, मैं अगर बोलूँ तो ये मेरा हिस्सा है। लायंस शेयर यानी ये लायन का हिस्सा है। लायन के बारे में हमने पढ़ा है कि लायन जो होता है वो जंगल का किंग होता है। जो लायन का हिस्सा होगा वो सबसे बड़ा हिस्सा होगा, अदरवाइज किंग को सबसे छोटा हिस्सा तो नहीं मिलेगा, ये सबके बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। तो द लायंस शेयर का मतलब क्या हो जाएगा फिर? द लार्जेस्ट पार्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट पार्ट। यहाँ हम इस तरह से थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और कॉमन इडियम, इसमें नहीं है क्वेश्चन, मैं एक अंदाजा लगाने के लिए कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। चेरी ऑन द केक कॉमन है, बहुत कॉमन यूज किया जाता है, द चेरी ऑन द केक। चेरी ऑन द केक का मतलब क्या है? क्वेश्चन मैं इसको चेंज कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अब कर रही हूँ। द एक्सप्रेशन द चेरी ऑन द केक मीन्स, चेरी ऑन द केक का मतलब होता है केक के ऊपर चेरी लगी हुई है, क्या लगता है कि और उसकी जो ब्यूटी है वो इन्हांस हो रही है, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, केक को दिखने में केक अच्छा लग रहा है। तो चेरी ऑन द केक यानी कि सोने पे सुहागा, यानी कोई चीज अच्छी थी, आपने कोई ऐसी चीज उस पर बोली या करी कि जिससे उस चीज की और खूबसूरती जो थी वो इन्हांस हो गई। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर वर्ड से भी, कि जो वर्ड्स उस इडियम में यूज हुए हैं उससे थोड़ा अंदाजा लगाकर आप किसी भी एक्सप्रेशन के मीनिंग तक जा सकते हैं। अगर आपको इडियम उसका मतलब करेक्ट आपको याद नहीं है तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे इसमें करेक्ट आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि द लार्जेस्ट पार्ट है। बी ब्रेव, बी ब्रेव द लायंस शेयर से कुछ कनेक्टेड नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि लायन बहुत ज्यादा बहादुर होता है तो इसका आंसर ब्रेव होगा, पर ये कह रहे हैं बहादुर बनो, बी ब्रेव। लायन तो ऑलरेडी बहादुर है, तो आंसर बी ब्रेव नहीं होगा। फिर विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब जिसका इरादा मजबूत होता है। तो यहाँ पे द लायंस शेयर में, इस एक्सप्रेशन में इरादा मजबूत होने की या इरादे के लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन डी डू समथिंग वंडरफुल, अगेन ये अनरिलेटेड है बिल्कुल। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। जो पर्सन बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस बोलता है उसको हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। कैसे पता चलेगा? मैंने तो करेक्ट आंसर बता दिया, पॉलीग्लॉट। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स सबको आती है। जब हम पढ़ते थे पोलिनोमियल पढ़ते थे, पोलिनोमियल मैथ्स में सबने पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब आई थिंक 6th-7th क्लास में पोलिनोमियल तो इंट्रोड्यूस हो ही जाता है। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। जहाँ पे भी वर्ड पॉली आता है, इस पॉली का मतलब होता है मैनी। तो जब हमने पोलिनोमियल पढ़ा था तो पोलिनोमियल में बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये पढ़ते थे, यानी 3 टर्म्स वाले हैं तो ट्राइनोमियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर 3 टर्म से ज्यादा हैं तो पोलिनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। मैनी मैंने बता दिया, पोली तो पॉलीग्लॉट। अब इनकरेक्ट ऑप्शंस पे भी चलते हैं। उसके बाद मैं एक और वर्ड इसमें ऐड करूंगी जिसका मतलब भी होता है कि जो पर्सन बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है उसके लिए भी वो वर्ड भी यूज होता है, लेकिन पॉलीग्लॉट में और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगी। तो पहला इसमें ऑप्शन है आपका ट्रांसलेटर।
सिंपल है। जो ट्रांसलेट करता होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी लैंग्वेज अगर ट्रांसलेट कर रहा है कोई इंसान, तो उसको ट्रांसलेटर कहा जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद है मोनोलिंगुअल। मैंने एग्जाम्पल जो लिया था मैथ्स का, मोनोमियल का लिया था पहले। तो मोनोमियल में एक टर्म होती थी, तो मोनोलिंगुअल यानी कि एक लैंग्वेज बोलने वाले इंसान को, हम जो एक लैंग्वेज जानता है या एक लैंग्वेज बोलता है, उसको मोनोलिंगुअल कहते हैं। फिर ऑप्शन डी है बायलिंगुअल। तो अगेन BI जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू। जैसे बाइनरी फिजन होता था बायोलॉजी में, अगर आपका बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद बाइनोमियल है, तो इट मीन्स टू। तो टू लैंग्वेजेस जो जानता है उसको हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका पॉलीग्लॉट हो जाएगा। अब एक और वर्ड होता है जो आपको कंफ्यूज थोड़ा कर सकता है, मैं वो बता देती हूँ। वो इसमें मेंशन नहीं है। ये वर्ड मैंने लिखा है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट क्या होता है? अब इसके आगे ना तो पॉली है, ना मोनो है, ना बाय है, सिर्फ लिंग्विस्ट लिख दिया मैंने। और लिंग्विस्ट की मैं आपको आधी डेफिनेशन अभी बता रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, फिर इसे मैं कंप्लीट कर दूंगी। लिंग्विस्ट मतलब जो इंसान लैंग्वेजेस पे कमांड रखता है, लैंग्वेजेस पर, अगेन आई एम यूजिंग प्लूरल, लैंग्वेजेस पर कमांड रखता है, उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। बट पॉलीग्लॉट में एंड लिंग्विस्ट में क्या फर्क होता है? अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते, लिंग्विस्ट भी होता, पॉलीग्लॉट भी होता, तो फिर हम क्या लगाते? तब भी हम पॉलीग्लॉट लगाते। डिफरेंस लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट का क्या होता है? पॉलीग्लॉट सिर्फ लैंग्वेजेस को बोलता है, स्पीक करता है, यानी स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट क्या होता है? उसको किस लैंग्वेज में या किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, किस सिलेबल पे स्ट्रेस करना है, एक्सेंट क्या होना चाहिए, या फिर ग्रामेटिकल कमांड होती है उसको लैंग्वेजेस के ऊपर, यानी इसको ओवरऑल लैंग्वेज के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसलिए उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। पॉलीग्लॉट को इतनी जानकारी, इतनी कमांड लैंग्वेज के ऊपर, सिलेबल कौन सा स्ट्रेस होना है, एक्सेंट क्या होगा, क्या ग्रामर है, इसकी कमांड नहीं होती, सिर्फ वो बोलना जानता है। तो ऐसे इंसान को जो सिर्फ बोलना जानता है वो लिंग्विस्ट, और जिसको लैंग्वेजेस पे पूरी कमांड होती है वो लिंग्विस्ट कहलाता है, और जो सिर्फ बोलना जानता है वो पॉलीग्लॉट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिंग्विस्ट को एक्सप्लेन करूं, जैसे हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लेकिन ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट यानी कि जब मैंने, मुझे पता है कि कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस करना है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसा है। अगर मुझे इंग्लिश के सारे वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होगा, इंग्लिश की ग्रामर पर पूरी कमांड होगी, इंग्लिश मुझे बोलनी भी आती है, तब मैं लिंग्विस्ट हूँ। और मुझे अगर सिर्फ बोलनी आती है, मुझे प्रोनाउंसिएशन पूरा क्लियर नहीं है, मुझे ग्रामर क्लियर नहीं है, तब मैं अगर मुझे उसके अलावा बाकी और लैंग्वेजेस भी आती हैं तो मैं पॉलीग्लॉट कहलाऊंगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पिक द करेक्ट ऑप्शन एज अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द गिवन फ्रेज। अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स। अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? कि हमने कोई ऐसी बात बोली, अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना कि जैसे मुझे अगर ये शो ऑफ करना है या मुझे ये दिखाना है कि मुझे ये वाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो मैंने सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स डालकर एक पूरा सेंटेंस तैयार कर लिया। ठीक है, नो मैटर कि मेरी ऑडियंस को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वो एक पूरा सेंटेंस तैयार कर लिया है, और उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स डाल दिए, बहुत स्टाइलिश, जो बिल्कुल ट्रेंडी वर्ड्स थे वो सब उसमें इंक्लूड कर दिए। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, या ऐसी स्पीच को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स। नीचे से स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है इसमें अबंडेंट। अबंडेंट का मैंने नीचे से क्यों स्टार्ट किया, उसका एक रीजन, क्योंकि अबंडेंट बिल्कुल अनरिलेटेड है। कोई चीज बहुत ज्यादा अबंडेंट है या अबंडेंस है उसकी, यानी कि वो बहुत ज्यादा है, प्लेंटीफुल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो सकता है? अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स यानी मैंने बहुत ज्यादा वर्ड्स डाल दिए, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसमें अबंडेंट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अबंडेंट कोई भी चीज ज्यादा हो, सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं है। कहीं पर मिनरल्स ज्यादा है, कहीं पर हवा ज्यादा है, हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वहां पे अबंडेंस यानी ज्यादती, किसी भी चीज का ज्यादा होना, वो अबंडेंट कहलाता है। तो वो तो बिल्कुल अनरिलेटेड बात हो गई, सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं है। फिर आते हैं हम रिटोरिकल। रिटोरिकल क्या होता है? ये स्पीच से ही रिलेटेड है, लेकिन एक ऐसी स्पीच जिसमें परसुएशन किया जाए, यानी कि मैं किसी को
परसुएट करने की, मनाने की, अपनी बात अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, परसुएशन कर रही हूँ, तो इसको हम रिटोरिकल कहते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें ऑप्शन है पेडेंटिक। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन है पेडेंटिक। पेडेंटिक मतलब ओवरली कंसर्न्ड। ऐसे आसपास आपके बहुत लोग होंगे जो हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। कंसर्न होना अच्छी बात है, लेकिन ओवरली कंसर्न है, माइनर माइनर डिटेल्स पे भी फोकस कर रहे हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, या ये बुक ऐसे नहीं रखनी थी, ऐसे ही रखी जानी चाहिए थी। माइनर माइनर डिटेल्स पे फोकस कर रहे हैं, ओवर कंसर्न है, तो ऐसे लोगों को हम पेडेंटिक कहते हैं। उसके बाद आता है वर्बोज। वर्बोज, यही हमारा करेक्ट आंसर है, वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। जब हम बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम वर्बोज कहते हैं। तो स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, ये भी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करना। और उसके अलावा वर्बोज भी मैंने क्लियर कर दिया कि वर्बोज मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू वांट डैश विद यू और डू यू वांट टू गो अलोन। डू यू वांट, सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझना है। वांट आपका वर्ब हो गया, फिर डू यू वांट डैश, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस टू भी है, डू यू वांट प्लस यहाँ पे वर्ब भी है। तो डू यू वांट डैश विद यू और डू यू वांट टू गो अलोन, क्या इसमें क्या बनना चाहिए। मान लेते हैं कि और मैं कोई क्लियर एग्जांपल देती हूँ इसका थोड़ा पहले। आई वॉन्ट हिम टू गो, मैं चाहती हूँ वो चला जाए। आई वॉन्ट हिम टू गो। इस सेंटेंस को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे आई तो सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट वर्ब हो गया, वॉन्ट हिम, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, टू प्रपोजिशन, गो यानी कि वर्ब। आई वॉन्ट हिम टू गो, तो स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन प्रपोजिशन, देन वर्ब। अब इसी तरह से देखें, डू यू वॉन्ट मी कमिंग विद यू और डू यू वॉन्ट टू गो अलोन। मी कमिंग, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है आपका डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू। हो सकता है कोई कुछ ऐसे बोल दें कि डू यू वॉन्ट मी टू कम, ये भी क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट है आपका। उसके बाद क्या है, डू यू वॉन्ट दैट आई कम विद यू और डू यू वॉन्ट टू गो अलोन, ये आपका क्या होगा इसमें, डू यू वॉन्ट मी टू कम, डू यू वॉन्ट दैट आई कम विद यू, डू यू वॉन्ट दैट आई विल कम विद यू। थोड़ा हमें इसमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है। स्ट्रक्चर आपका दैट आई कम में लग सकता है कि हमें स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ वर्ब भी है। बट करेक्ट आंसर इसका होगा डू यू वॉन्ट मी टू कम। डू यू वॉन्ट दैट आई कम ग्रामेटिकली ठीक है, बट स्ट्रक्चर वाइज इनकरेक्ट है। तो डू यू वॉन्ट मी, मी क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, टू प्रपोजिशन, कम वर्ब। जो मैंने सेंटेंस बनाया था आई वॉन्ट हिम टू गो, उससे बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। तो डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू और डू यू वॉन्ट टू गो अलोन। तो हमेशा हमें याद रखना है कि स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना चाहिए कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रपोजिशन, देन वर्ब। तो आपका मी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मी हो गया ऑब्जेक्ट, टू प्रपोजिशन, कम आपका वर्ब हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 7 क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बाय पिकिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इफ द रूम हैव बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम। अब यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है कि अगर रूम ब्राइटर होता तो मैं पढ़ पाता, थोड़ा सा बेड टाइम से पहले थोड़ा पढ़ पाता। अगर यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है, जब भी ऐसे किसी सेंटेंस में इफ आएगा यानी कि उस चीज की कंडीशन दिखाई जा रही है कि अगर ऐसा होता तो, हुआ नहीं है, होगा आगे ये भी नहीं पता, अगर होता तो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा,
कंडीशनल सेंटेंस को ये लिखना है कि अगर ऐसा होता तो, हैड द रूम बीन ब्राइटर, अगर रूम ब्राइटर होता तो। इसमें इफ द रूम आर ब्राइटर, यहाँ तो अगेन ये भी कंडीशन है, इफ द रूम वॉज ब्राइटर ये भी कंडीशन है, और जो लास्ट ऑप्शन है इफ द रूम कुड बी ब्राइट ये भी कंडीशन है। तो हम एक कंडीशनल सेंटेंस को दूसरे कंडीशनल सेंटेंस से रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर हम एक कंडीशनल सेंटेंस को दूसरे कंडीशनल सेंटेंस से ही रिप्लेस करना होता तो फिर फायदा क्या है, वो तो ऑलरेडी करेक्ट है। तो कंडीशनल सेंटेंस को आप कंडीशनल सेंटेंस से रिपीट नहीं करेंगे। इफ द रूम हैव बीन ब्राइटर, हैड द रूम बीन ब्राइटर, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं था। इसके बाद भी क्या रहेगा, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही रहेगा। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी कंडीशनल सेंटेंस ही है। उसके बाद एक और चीज इसमें, जो आपका ऑप्शन ए था उसमें अगर हम टेंस भी लगाएं तो इफ द रूम वॉज ब्राइटर, तो वो टेंस भी उसमें रॉन्ग है। इफ द रूम आर ब्राइटर, ये इनकरेक्ट ग्रामर है। इफ द रूम आर ब्राइटर, रूम्स आर ब्राइटर होता, रूम्स अगर प्लूरल होता तो भी वर्ब प्लूरल आती, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। तो रूम्स यहाँ पे आपके सेकंड वाले ऑप्शन की बात कर रही हूँ मैं। सेकंड वाले ऑप्शन में आपका जो रूम है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ पे जो आर आना था, आर नहीं आता, यहाँ पे इज आना चाहिए, लेकिन लिखा है आर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत है। इफ द रूम कुड बी ब्राइट, इफ द रूम कुड बी ब्राइट ये रॉन्ग मीनिंग दे रहा है, इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और सब कुछ सिंप्लीफाई करके आप ऐसा देख सकते हैं, बस इतनी डिटेल में ना जाते हुए कि सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, हम कंडीशनल सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस से रिपीट या ट्रांसफॉर्म या रिप्लेस नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ही इज ब्लाइंड डैश हिज डिफेक्ट्स। ही इज ब्लाइंड ये इडियम है, अगेन इसमें कुछ भी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। इसमें चाहे ग्रामर ठीक हो ना ठीक हो, आपको वही यूज करना होगा जो इडियम में वर्ड दे रखा होता है। तो ब्लाइंड टू, ये चीज ये इडियम है, ठीक। ब्लाइंड टू समथिंग, पूरा इडियम क्या है, ब्लाइंड टू समथिंग, मतलब कि अगर हम कुछ ना देख पाए, अनएबल टू सी फॉल्ट्स, हम कुछ अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम ब्लाइंड टू बोलते हैं। और ज़्यादातर ये इसीलिए इस्तेमाल होता है कि जब हम अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपनी खामियां नहीं देख पाते हैं तो हम ब्लाइंड टू यूज़ करते हैं। तो ब्लाइंड टू समथिंग, तो इसमें तो टू ही आना था करेक्ट प्रपोजिशन। फॉर भी नहीं आएगा, विद इन भी नहीं आएगा, एंड बाय भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट मीनिंग देंगे। उसके बाद है आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश एंड अगेन। Are you looking forward seeing and again? Are you looking forward to see and again? Are you looking forward to seeing again? या फिर Are you looking forward for seeing and again? Again इसमें यहाँ पे देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा Are you looking forward to see and again? ये करेक्ट आंसर है इसका। पता कैसे चलेगा कि यही करेक्ट आंसर है? Seeing जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में आपके preposition नहीं है। सीइंग से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं दे रखी, एट, टू, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ये सारी प्रपोजिशंस होती हैं। तो ऑप्शन ए में आपके कोई भी प्रपोजिशन नहीं है, इसीलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ये क्या है, वैसे करेक्ट है लेकिन मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो स्ट्रक्चर जो होते हैं सेंटेंस में, आपके सब्जेक्ट की बात जब आप कर चुके हैं तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ चुकी है तो बीच में आपको प्रपोजिशन डालनी है। और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा या जो वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एन अगेन। सीइंग होता है कंटिन्यूअस, मतलब क्या आप एन को देखते रहना चाहते हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि क्या आप एन को दोबारा देखना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं वाला मतलब नहीं आ रहा है। इसीलिए जो कंटिन्यूअस वाली वर्ब्स हैं वो यूज नहीं होंगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस। ऑलवेज वी हैव टू वेट, या वी ऑलवेज हैव टू वेट, वी हैव ऑलवेज टू वेट, वी हैव टू वेट ऑलवेज। इसमें करेक्ट क्या होगा हमारा? सबसे पहले ऑलवेज वी हैव टू वेट, इसमें हमारा इनकरेक्ट जो है, एडवर्ब जो है वो सही जगह पर नहीं है। ऑलवेज वी हैव टू वेट में हमारी एडवर्ब करेक्ट प्लेस पर नहीं है। थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में अगर मैं बताऊं कि एडवर्ब क्या होता है और यहाँ पे कौन सी एडवर्ब आपकी यूज हुई है, तो देखिए जो भी वर्ड
वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में डिटेलिंग देता है, वर्ब के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाएगा, वर्ब को डिटेलिंग, वर्ब का मॉडिफिकेशन, वर्ब को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही रन क्विकली, या काइंडली साइन दिस पेपर, काइंडली साइन दिस पेपर, या ही रन्स वेरी क्विकली। तो रन यानी भागता है, भागना यानी वर्ब। मैंने भागने के भी बारे में बताया कि भागता कैसे, वो तेज भागता है। तो आपकी वर्ब के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एनीथिंग विच एक्सप्लेन्स द वर्ब इज एडवर्ब, तो क्विकली आपका एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो मैंने सेंटेंस बोला, काइंडली साइन दिस पेपर, साइन करना वर्ब है, काइंडली लगा दिया, यानी कि मैंने कहीं प्लीज, एक तरह से प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं साइन दिस पेपर ऑर्डर भी लग सकता था, तो मेरी वर्ब को मैं किस टोन में बोल रही हूँ उसके लिए मैंने काइंडली लगाया, यानी मैंने अपनी वर्ब को जस्टिफाई करा। तो काइंडली क्या हो जाएगा आपका, काइंडली हो जाएगा आपका एडवर्ब। इस तरह से अब हमें पहले वाले उसको पढ़ना है, ऑलवेज वी हैव टू वेट। इसमें आपको क्या लगता है क्या हो गया आपकी एडवर्ब? देखिए मैं ही बताती हूँ कि ऑलवेज जो है, इसमें ऑलवेज वो एडवर्ब है। मुझे वेट करना पड़ता है, लेकिन हम क्या कह रही हूँ कि मुझे हमेशा वेट करना पड़ता है। वेट तो मैं कर रही हूँ, वर्ब मेरा एक्शन क्या है, वेट करना, लेकिन मैं अब उसको एम्फेसाइज कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मुझे हमेशा ही वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ऑलवेज इज एडवर्ब। और एडवर्ब भी बहुत तरह की होती हैं, उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखने के लिए कौन सी एडवर्ब है ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहती है, यानी कितनी बार कोई चीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी। तो ऑलवेज को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारी जो एडवर्ब है वो करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, इसीलिए एडवर्ब कभी भी आपके सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, इनकरेक्ट पोजीशन हो गई, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पर, वी ऑलवेज हैव टू वेट। तो सब्जेक्ट के बाद ही है हमारी वर्ब, और पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, सेम बन रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नीचे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वी हैव ऑलवेज टू वेट, यहाँ पे भी एडवर्ब करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, सब्जेक्ट के बाद आती है एडवर्ब, ये याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद आएगी एडवर्ब। वी हैव टू वेट ऑलवेज, ये भी करेक्ट नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट के बाद आती हैं, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीजें इनकरेक्ट हुई हैं वो ये याद रखना है, एडवर्ब की पोजीशन की वजह से बाकी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज नर्वस बिकॉज ही डैश बिफोर, कि मतलब मेरे बराबर में जो इंसान प्लेन में बैठा था वो बहुत नर्वस था क्योंकि उसने कभी इससे पहले फ्लाइट नहीं ली थी। ही हैजंट फ्लोन, ही डिडंट फ्लाई, डिडंट फ्लाई तो नहीं होगा, वो इंसान थोड़ी उड़ रहा है, डिडंट फ्लाई तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हैडंट फ्लोन या वॉजंट फ्लाइंग, फ्लाइंग भी नहीं होगा कि वो पहले उड़ता नहीं रहा है, ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं दे रखा। अब हैजंट फ्लोन या हैडंट फ्लोन, वो पहले कभी भी नहीं उड़ा है, या उसने पहले कभी भी फ्लाइट नहीं ली है, तो पहले की बात हो रही है, हैड, ही हैडंट फ्लोन। क्योंकि प्रेजेंट की बात होती कि तो हम हैज का यूज करते हैं, पास्ट की बात हो रही है कि उसने पास्ट में कभी भी कोई फ्लाइट नहीं ली है, तो हैड, हैडंट फ्लोन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, वी मस्ट बी वेरी डैश व्हेन आवर टीचर टीच अस। ये तो आप लोग ऑब्वियसली जानते ही हैं कि अटेंड आपका वर्ब हो गया, ये नहीं आएगा। वी मस्ट बी वेरी अटेंटिव, वी मस्ट बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव करेक्ट आंसर होगा। अटेंडेंस भी नहीं होगा, अटेंडेंस नाउन है। अटेंटिव हमें कैसा होना चाहिए वो बता रहा है, बीइंग अटेंटिव स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। ये ऑप्शन तो वैसे, ये क्वेश्चन तो करेक्ट ही, मतलब बहुत ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। उसके बाद है क्वेश्चन 14, देयर इज नो हार्म डैश डूइंग दिस, देयर इज नो हार्म डैश डूइंग दिस। फॉर आपका इनकरेक्ट है, देयर इज नो हार्म फॉर डूइंग दिस, बाय डूइंग दिस इनकरेक्ट है आपका। देयर इज नो हार्म अपॉन डूइंग दिस, अपॉन तो हो गया कि हम उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस, इस काम को करने में कोई हर्ज नहीं है, इन। उसके बाद आते हैं, दे केम इन बिकॉज इट वॉज रेनिंग।
द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ या फिर एन। ये जो बिकॉज है ये क्या है? बिकॉज को समझने के लिए पहला आपका पार्ट जो बिकॉज से पहले वो दे केम इन, वो अंदर आए। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है। वो अंदर आए और बारिश हो रही है, अपने आप में दोनों मुकम्मल हैं, दोनों सेंटेंसेस मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन बिकॉज ने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने का काम किया। और जब भी कोई वर्ड दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है तो उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वी हैड pick the correct preposition to fill in the blank in the given sentence. I told mother we had be home dash an hour or so. जब भी हम फ्यूचर टाइम पीरियड की बात करेंगे, मैंने अपनी मदर से कहा कि मैं 1 घंटे या 1 घंटा या कुछ मिनट में या 1 घंटे से ज़्यादा में, लगभग 1 घंटे के आसपास वापस आ जाऊंगी। तो मैं फ्यूचर टाइम की बात कर रही हूँ। तो फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए इन यूज़ किया जाता है। इनकरेक्ट आंसर होगा इसका। एट प्रेजेंट टाइम में अगर कोई चीज़ हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं तो हम एट यूज़ करते हैं। मैं अगर किसी चीज़ स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूँ, प्लीज़ रीच हेयर बाय 10 o'clock, तो मैं किस स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूँ। तो जब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया स्पेसिफिक 10 o'clock, तब एट यूज़ करेंगे। इन एन आवर और सो में ये बिल्कुल भी नहीं मेंशन नहीं है कि किस टाइम की बात की जा रही है। दिन में हो रही है बात, सुबह में हो रही है, रात में हो रही है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जब स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा तो आपका इन आएगा, और फ्यूचर में, स्पेशली फ्यूचर में। उसके बाद ड्यूरिंग भी टाइम के केस में यूज होता है, बट विद इन द पीरियड। जब मैं कोई रेंज बता दूं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में वापस आना है, यानी कि मैंने एक पीरियड मेंशन कर दिया, तब हम यूज करते हैं टाइम के लिए ड्यूरिंग। अदरवाइज फ्यूचर की अगर कोई बात है और टाइम भी आपका स्पेसिफिक नहीं है तो फिर हम इन यूज करेंगे टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर। The police officer stopped us. Where were we going? Where are we going? Where we are going या where we were going? तो देखिए, where were we going, ये जो आपका है, ये where were we going, ये क्वेश्चन फॉर्म है। तो पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस, आस्क्ड वर्ड से ऑलरेडी पता चल गया कि वो हमसे पूछ रहे हैं, तो उसको अगेन सेंटेंस के थ्रू बताने की जरूरत नहीं है कि हमसे पूछा जा रहा है वेयर वर वी गोइंग। वेयर वर वी गोइंग ये क्वेश्चन फॉर्म दे रहा है। तो पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी आस्क्ड वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया जा चुका है, जिसकी वजह से ही पता चला है कि पुलिस ऑफिसर पूछ ही रहा है, तो हम अपने सेंटेंस के जरिए नहीं बताएंगे कि ये क्वेश्चन फॉर्म है। उसके बाद आता है वेयर आर वी गोइंग, ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ड है स्टॉप्ड। स्टॉप्ड आपकी पास्ट है, पास्ट फॉर्म है वर्ब की। और वेयर आर वी गोइंग ये क्या हो गया आपका, ये प्रेजेंट है। आर अभी की बात की जा रही है, वेयर आर वी गोइंग हम कहाँ जा रहे हैं, ये प्रेजेंट है। पास्ट के साथ प्रेजेंट कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। वेयर वी आर गोइंग अगेन ये भी प्रेजेंट है, तो ये भी इनकरेक्ट। उसके बाद है वेयर वी वर गोइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, they really dash traveling so they dash to go abroad as often as possible। they really enjoy traveling या enjoys, पहले तो हमें इस पे देखना है। डोंट एंजॉय वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि वो बार बार जा रहे हैं, तो डोंट एंजॉय वाला तो ऑप्शन हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ये वाला। अब हमें तय ये करना है कि इंजॉय होगा या इंजॉय होगा। दे रियली, they really enjoy traveling so they try to go abroad as often as possible। अब इसमें कल मैंने एक थोड़ी सी बात इसके बारे में की थी कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है। दे क्या है आपका, प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। और कल मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी भी वर्ब के साथ एस लगा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लूरल है। ऐसा नाउन के साथ होता है, वर्ब के साथ नहीं होता। एस वर्ब के केसेस में प्लूरल या सिंगुलर को डिनोट नहीं करता है।
तो यहाँ पर आपका दे रियली इंजॉय, इंजॉय प्लूरल वर्ब है, ट्राई आएगा, अगेन दे है तो अगेन ट्राइज जो होगा वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ही इंजॉयज विद मी अलॉट, ही के साथ इंजॉयज आएगा, क्यों, ही सिंगुलर है और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश का कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आया है वो भी मैं मेंशन करूँगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, ये आपका टेंसेस से है, ये आपके प्रपोजिशन से है, उसके अलावा बाकी ऊपर क्वेश्चन कुछ एडवर्ब्स वाले पार्ट से आए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। मैग्नेट मीन्स, अब ये वाली मैग्नेट नहीं है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, उसकी स्पेलिंग भी ये नहीं होती है, MEGNET होती है मैग्नेट की स्पेलिंग। जो अट्रैक्शन वाली मतलब आयरन ऑब्जेक्ट को या कोई भी किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, उसकी स्पेलिंग MEGNET होती है। मैग्नेट मीन्स हैविंग वेरी हार्मफुल इफेक्ट या समथिंग विच अट्रैक्ट। देखिए ये वाला ऑप्शन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि कुछ बच्चे सोचेंगे मैग्नेट तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मैग्नेट तो अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसकी स्पेलिंग मैंने बता दी वो नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन आपको सिर्फ क्या दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए। मैग्नेट सिचुएटेड इन द मिडिल, अ पर्सन विद पावर एंड पोजीशन। मैग्नेट कहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर कोई बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वेल्दी है, रिच है, तो उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका अ पर्सन विद पावर एंड पोजीशन। उसके बाद है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन ये इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं, अपनी थॉट्स अपनी फीलिंग्स के बारे में अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे रात में बैठ के जिसको हम मतलब बैठे और रात में बैठ के मैंने सोचा कि आज मैंने पूरे पूरे दिन में क्या किया या मेरे से क्या गलती हुई, तो इंट्रोस्पेक्ट करना यानी कि अपने अंदर झांकना, अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स के बारे में सोचना। तो सडन मेंटल इंस्टिंक्ट नहीं, ये सडनली नहीं हो रहा है। दैट विच डज नॉट पैरिश, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर दे नहीं रखा है, बट अगर इसमें करेक्ट एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। नीचे थोड़ा सा इन तीनों में से जो भी दिख रहे हैं ऑप्शन वो इनकरेक्ट है। आंसर करेक्ट क्या होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन। उसके बाद है चूज अ करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिग्रेस। रिग्रेस वर्ड, अगर आपने रिग्रेस नहीं सुना तो आपने प्रोग्रेस तो सुना ही होगा। प्रोग्रेस करना यानी कि तरक्की करना, प्रोग्रेस का उल्टा हो जाएगा रिग्रेस यानी कि तरक्की ना करना या तरक्की ना कर पाना, डिक्लाइन होना। तो मैंने आंसर भी इसके जरिए आपको बता दिया कि आंसर हो जाएगा डिक्लाइन। वर्ड किससे कनेक्ट करेंगे आप इस प्रोग्रेस, इस रिग्रेस को, प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस तरक्की, रिग्रेस उसका उल्टा है तरक्की ना कर पाना। और अगर थोड़ी सी स्टैट्स पढ़ी हो तो हम एक रिग्रेशन एनालिसिस भी करते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस यानी कि हम अपनी पूरी जो हमने स्टडी करी है उसमें पीछे जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डेटा हमने कलेक्ट किया। तो पीछे जाना, डिक्लाइन, पीछे की तरफ बढ़ना, वो रिग्रेस कहलाता है। उसके बाद पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रजाइल, यानी कि हमें दूसरा वर्ड देखना है जिसका मतलब सेम हो एज ऑफ फ्रजाइल। देखिए फ्रजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रजाइल का मतलब होता है आपका कोई भी चीज़ जो आसानी से टूट जाती है, डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक सी होती है, उसको फ्रजाइल कहा जाता है। इट इज़ वेरी फ्रजाइल। तो फ्रजाइल मतलब नाजुक, आसानी से टूट जाने वाला। और ब्रिटल, आपने मेटल्स के केसेस में पढ़ा होगा कि मेटल्स ब्रिटल होते हैं, यानी मेटल नॉन मेटल्स, सॉरी, नॉन मेटल्स टूट जाते हैं तो ब्रिटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटल यानी कोई भी चीज़ जो आसानी से टूट जाती है उसको हम ब्रिटल कहते हैं, सेम एज फ्रजाइल। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कोई भी चीज़ अगर ब्राइट है, लाइट दे रही है, गिविंग लाइट, उसको हम ल्यूमिनस कहते हैं। तो जो चीज़ लाइट नहीं दे रही होगी वो इसका ऑपोजिट बताना है ना। तो लाइट, डिम मतलब लाइट नहीं होगी, अक्सर यूज करते हैं हम वर्ड डिम। तो ल्यूमिनस लाइट देना, डिम लाइट का कम होना, ज़्यादा ब्राइट ना होना, फेंट होना, डिम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑफ अ होल रेस। अगर हम किसी एक कम्युनिटी के लोगों को
पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको पूरी तरीके से किल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उसका बिल्कुल भी नामो निशान ना रह जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जेनोसाइड। सुसाइड तो एक इंसान अकेला खुद करता है। उसके अलावा जेनोसाइड वर्ड आपको कहाँ से याद रहेगा? हिस्ट्री हमने पढ़ा था, जेनोसाइड कहाँ पर हुआ था? नाजिज्म वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो जूस के साथ किया था, तो उन्होंने जूस को जेनोसाइड किया था। हिटलर वाला, नाजी वाला जो चैप्टर है, उससे थोड़ा कनेक्ट करके मैं बता रही हूँ। जर्मिसाइड क्या होता है? अगर मैं किसी जर्म्स को मार रही हूँ, जर्म्स से बना है, अगर मैं जर्म्स को मार रही हूँ या बैक्टीरिया को मारना, जर्म्स को मारना जर्मिसाइड कहलाता है। होमिसाइड क्या होता है? एक इंसान का दूसरे इंसान को मार देना। एक इंसान मतलब मैं किसी को मार दूंगी, मर्डर करना किसी का, होमिसाइड कहलाएगा। सुसाइड अपनी जान ले लेना, और जेनोसाइड किसी एक पूरी रेस को खत्म करना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 25। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन। जो एज अ प्रोफेशन किसी काम को नहीं कर रहा, बस अपनी खुशी के लिए वो चीज़ वो कर रहा है, एज अ हॉबी उसको परसू कर रहा है, तो उसको हम एमेच्योर कहते हैं। ठीक है, उसको एमेच्योर कहते हैं। बाकी तीन जैसे ये वाले ऑप्शन क्वेश्चन थे ना 24 एंड 25, तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन हैं उनके आप मीनिंग लिख लीजिए। जर्मिसाइड क्या होगा, होमिसाइड क्या होगा, सुसाइड क्या होगा। सुसाइड सबको पता होता है, जर्मिसाइड एंड होमिसाइड का मीनिंग लिख लें, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी यहाँ से हम क्लियर कर लें। उसके बाद अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। प्लेंडरर, प्लेंडरर का मतलब होता है आपका एक ऐसा इंसान, देखिए जब भी इसमें भी मैं 2 चीज़ें बता दूँ। फिल, PHIL वर्ड जब भी किसी के साथ आएगा, चाहे वो फिलॉसफी हो, तो फिल वर्ड का मतलब होता है लव। ठीक है, जैसे हाइड्रोफीलिया, अगर मैं एक वर्ड बोल रही हूँ हाइड्रोफीलिया यानी कि वाटर लविंग, तो फिल का मतलब लव, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, कनेक्शन बनाना। इसका ऑपोजिट होता है फोबिया। तो फ्लेंडरर यानी ये इंसान जो होगा ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा बहुत ज़्यादा। तो एक इंसान जिसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हम फ्लेंडरर बोलते हैं। उसके बाद आता है तीसरा वर्ड एम्पेरिकल। कोई भी चीज़ अगर मैं साइंस से कनेक्ट कर दूं, ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट कर दूं, एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट कर दूं, तो जो चीज़ भी आपकी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के ऊपर बेस होती है उसको हम एम्पेरिकल कहते हैं, बेस्ड ऑन साइंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद मैं बोलूँ कि इम्पोस्टर, इम्पोस्टर अगर इम्पोस्टर उस इंसान को कहते हैं जो गद्दारी करते हैं, कि हमने कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे, और दूसरे को धोखा देने के लिए, ट्रिक करने के लिए कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को, वो कहलाएंगे इम्पोस्टर। ठीक, मतलब मैं कहीं गई, किसी कम्युनिटी में मैं बैठी, मुझे बस उनकी बातें वहाँ से जाननी थी, तो मैं अपने आप को वहाँ पे जाके उसी ग्रुप का पार्ट प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं तो आप ही लोगों का के ग्रुप का पार्ट हूँ, तो इस ऐसे इंसान को बोला जाता है इम्पोस्टर। तो समवन प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन, ये इम्पोस्टर का मीनिंग हो जाएगा। इसके बाद हमारे इंग्लिश के 2017 एंड 18 के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो ये भी एक प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 एंड 17 का, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। ही इज डिजायरस, जब भी वर्ड, जैसे अब इसमें पहला ऑप्शन आपका है टू, जो टू होता है प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन वांट टू, आई वांट टू डू दिस, वांट के साथ आता है ज्यादातर टू। डिजायरस टू, ये कोई प्रपोजिशन के साथ ये नाउन या ये जेरेंड नहीं जाता। उसके बाद ही इज डिजायरस इन विजिटिंग जापान, या ही इज डिजायरस फॉर विजिटिंग जापान, या ही इज डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान। डिजायर वर्ड के साथ हमें याद रखना है जो प्रपोजिशन करेक्ट आता है, करेक्ट स्ट्रक्चर देता है, वो होता है आपका ऑफ। डिजायर या डिजायरस, करेक्ट प्रपोजिशन इसमें होगा ऑफ, ही इज डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
चूज द करेक्ट वर्ब हमें करेक्ट करनी है. व्हेन सैली डैश हर फर्स्ट पे शी बॉट. अगेन मैंने अभी पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, यहाँ पे मुझे बॉट को मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ. बॉट बाय की पास्ट फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट टेंस में है. शी बॉट प्रेजेंट्स फॉर हर पेरेंट्स. तो जब सैली को अपनी पहली सैलरी मिली थी तो उसने क्या करा, अपने पेरेंट्स के लिए एक गिफ्ट या कुछ प्रेजेंट लिया था. रिसीव नहीं आएगा, अभी मैंने बता दिया. बॉट क्या है आपका, पास्ट टेंस है, तो रिसीव तो प्रेजेंट में हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ये पहले ही हटा देते हैं. When Sally has received या when Sally had received या when Sally received. अब देखिए दोनों एक्शन, सैलरी का मिलना और पेरेंट्स को गिफ्ट देना, ये दोनों ही पास्ट में हुए हैं. जब दो एक्शंस हो किसी भी सेंटेंस में, आपके दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों ही एक्शंस आपके पास्ट में होते हैं, तो आपका सिंपल पास्ट टेंस करेक्ट होता है. ये बात याद रहेगी कि अगर मेरा कोई सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें दो पार्ट्स हैं उसके और दोनों ही पार्ट्स किसके हैं, पास्ट टेंस के हैं. व्हेन सैली डैश हर फर्स्ट पे, जब सैली को अपनी पहली सैलरी मिली थी आ गया, ये भी पास्ट टेंस. शी बॉट प्रेजेंट फॉर हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स के लिए प्रेजेंट या फिर गिफ्ट खरीदा था, तो ये भी पास्ट में है. दोनों ही पार्ट पास्ट में होंगे, तो इन दोनों को जोड़कर जो पूरा सेंटेंस बनना चाहिए वो सिंपल पास्ट टेंस में बनना चाहिए. सिंपल पास्ट टेंस में ना तो हैज आता है ना ही हैड आता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से व्हेन सैली रिसीव्ड. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. एंटोनिम ऑफ एग्री. एग्री वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि इसका ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है. अग्री करने का अगेन बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ पे, इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, डिसअग्री. उसके बाद है टिक मार्क द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव अमंग द गिवन ऑप्शंस. द ट्रेन डैश अराइव एट 11:30 बट इट वॉज एन आवर लेट. मतलब मैं ये बोलूँ कि ट्रेन को इस टाइम आना था, लेकिन ट्रेन जो है वो 1 घंटा लेट आई है. आना था, मैंने जब ट्रांसलेशन किया तो क्या आया, आना था. तो इज वाला ऑप्शन है, हो गया एलिमिनेट. आना था नहीं हो, इज नहीं होगा, लेकिन वो 1 घंटे लेट आई. द ट्रेन वर सपोज टू, वर क्यों आएगा, ट्रेन एक क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी. यानी कि अगर वर्ब यूज होनी है तो वर्ब क्या यूज होगी, वर नहीं यूज होगी, वॉज यूज होगा अगर यूज होना है तो. ये वाला ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया, इनकरेक्ट. उसके बाद है सपोज टू या वॉज सपोज टू. करेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आएगा. सब्जेक्ट के बाद सपोज टू में आपका ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इज वॉज एम आर. इज वॉज एम आर, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज एज इज एम वॉज वर, ये सब आपके क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, मेन वर्ब्स नहीं है. तो जो ऑप्शन ए है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग है, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया. फिर करेक्ट आंसर आपका बचता है सी. द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 11:30 बट इट वॉज एन आवर लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एप्पल्स आर सेलिंग डैश 5 रुपीज एट a kilo. एप्पल्स आर सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो. हमें यहाँ पे प्रपोजिशन निकालना है कि प्रपोजिशन पे पिछले वाले पेपर में भी जो भी हमने करे प्रपोजिशन पे क्वेश्चन थे, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी प्रपोजिशन कब यूज करते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे प्राइस की या रेट की बात हो रही है. 5 रुपीज प्राइस या रेट कहलाएगा उस किसी भी चीज का. एप्पल की बात हो रही है तो एप्पल का. इन जो प्रपोजिशन होती है, इनके आगे आप नोट डाउन कर लिए, इन जो प्रपोजिशन होगी वो टाइम के साथ यूज होगी. इन प्लेस के साथ यूज हो सकती है या फिर टाइम के साथ. आई लिव इन अलीगढ़, या जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में था ना, इन एन आवर और सो, तो टाइम के साथ यूज होगा या फिर प्लेस के साथ इन यूज होगा. तो इन प्रपोजिशन के आगे आप मेंशन कर लीजिए कि इट इज यूज्ड विद प्लेस और टाइम. उसके बाद आते हैं फ्रॉम. फ्रॉम किसी भी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होता है. आई स्टार्टेड फ्रॉम आई स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रैश, यानी कि मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की थी. तो फ्रॉम यानी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है किसी भी चीज के. तो यहाँ पे किसी भी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही.
उसके बाद ऑफ आता है जब हम किसी चीज़ को पजेस करते हैं, या मैं कोई चीज़, जैसे मैंने वहाँ पे था ना डिज़ायरस ऑफ, तो डिज़ायर मैं पजेस करती हूँ, डिज़ायर मेरी अपनी है, ख्वाहिश मेरी अपनी है। जब मैं पजेस करने की बात करती हूँ किसी चीज़ को, अपने होने की बात करती हूँ या किसी और के होने की बात करती हूँ, सिंपली पजेस जब किसी चीज़ को कोई भी इंसान करेगा XYZ, तो उसके साथ आएगा आपका ऑफ। अब हमारा करेक्ट आंसर हमें इसके साथ मिल गया, हमारा करेक्ट आंसर होगा एट। तो एट के आगे भी हम मेंशन कर लेंगे कि जो एट प्रपोजिशन है वो कब यूज की जाती है, जब हम प्राइस की या रेट की बात कर रहे होते हैं तो एट यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। उससे पहले तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, 71 पे आते हैं। इट इज द रॉबिन्सन्स डैश आई फील सर्टेन टू कम। इट इज द रॉबिन्सन्स डैश आई फील सर्टेन टू कम। ये रॉबिन्सन्स थे जिनके बारे में मैं सर्टेन थी, यानी श्योर थी कि वो आएंगे या आए। तो इसमें क्या आएगा, इट इज रॉबिन्सन्स। रॉबिन्सन्स कैसा है आपका, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इट इज रॉबिन्सन्स, तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। इस वाला तो ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं, इस वाले जहां पे भी है खत्म, खत्म हो गए सब्जेक्ट। अब बचा हुम आर या हु आर। सब्जेक्ट जो है वो फॉर्म हु के साथ होगा, हुम के साथ नहीं होगा। जब हम एक इंसान की बात करते हैं तो हुम आता, लेकिन अगेन प्लूरल है। तो द इट इज अ रॉबिन्सन हु आई फील सर्टेन, हु आई फील सर्टेन आर टू कम। रॉबिन्सन्स, हुम क्या होता है जब सिंगुलर होते। पहले मैंने एस लगा के या एस से क्या एक्सप्रेस किया कि अगर एस लगा हुआ है प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, इस वाले ऑप्शन से एलिमिनेट किए सबसे पहले। उसके बाद रॉबिन्सन्स प्लूरल है, तो जो आप इसके साथ इसको अगर डिनोट कर रहे हैं तो हुम जो होता है वो सिंगुलर के साथ आता है, हु प्लूरल के साथ आता है, तो यहाँ पे हम हु यूज करेंगे एंड आई फील सर्टेन आर टू कम। आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। वी डैश डिनर एट द पार्क होटल येस्टरडे। येस्टरडे, हाईलाइट करिए इस वर्ड को, येस्टरडे, यानी कि किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है तो आर ईटिंग तो नहीं आएगा, ईटिंग आर ईटिंग तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आता है, ईटिंग कंटिन्यूअस, आर ईटिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी गॉट डिनर एट द पार्क होटल, हमें डिनर मिलता नहीं है, हम डिनर करते हैं। डिनर मिलता नहीं, डिनर किया जाता है, तो गॉट नहीं आएगा। उसके बाद वी हैड ईटन डिनर या वी हैड डिनर। देखिए वी हैड डिनर इट सेल्फ एक्सप्रेस करता है कि हमने डिनर किया, उसके साथ हमें डिनर खाना ईटन ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। आई ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई ऑलरेडी हैड ईटन ब्रेकफास्ट, नहीं, हैड इटसेल्फ ये बता रहा है कि आपने वो चीज खा ली है। हैड ईटन भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 73। डेल्व मीन्स, डेल्व का मतलब होता है किसी चीज में बिल्कुल डूब जाना, एक तरह से केयरफुली अगर मैं किसी चीज को खोजने की, किसी चीज को तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ किसी चीज को, तो उसको हम बोलते हैं डेल्व करना, एकदम खो जाना। तो आई नीड टू डेल्व इन दिस प्रोजेक्ट टू एक्सेल इन इट, मतलब मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डेल्व यानी खोने की, बहुत ज्यादा एकदम केयरफुल कंसंट्रेट करने की जरूरत है, तभी मैं इसमें एक्सेल कर पाऊंगी। तो केयरफुल सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ये कहलाएगा आपका डेल्व। पोस्टपोन करना बिल्कुल मतलब नहीं है। डिफर, डिफर भी क्या होगा इसका, डिफर इसमें यहाँ पे मतलब डेल्व का मतलब मैं बता रही हूँ कि किसी चीज में डूब जाना, खो जाना। डिफर का मतलब होता है कि किसी चीज को छोड़ देना, उसको आगे के टाइम के लिए, कि मतलब डिले कर देना एक तरह से, वो डिफर कहलाता है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपका है वो है डाइवर्ज। डाइवर्ज क्यों नहीं होगा, डाइवर्ज का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर सीक्रेट थी, मैंने उस सीक्रेट चीज को रिवील कर दिया, आप लोगों को बता दिया, ये कहलाएगा डाइवर्ज करना, यानी टू टेल समथिंग विच इज सीक्रेट। इसका आप ऑप्शन, ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है,
तो डेल्व, डिफर, इन सब की मीनिंग क्या है ये आपको थोड़े जहन में रखने हैं। पोस्टपोन आप सबको पता होगा, लेकिन डिफर का मतलब क्या है कि किसी चीज को लेटर टाइम के लिए छोड़ देना, बात के लिए छोड़ देना। और डाइवर्ज यानी कि किसी सीक्रेट को आपको बता देना, टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट। तो डेल्फ का मीनिंग भी हो गया। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन 73 क्वेश्चन से आपको तीन, एक डेल्फ का मतलब पता चला, बाकी दो और वर्ड्स की मीनिंग पता चले। तो जब भी हम तैयारी करेंगे इसके साथ हम ये भी याद रखेंगे कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन से भी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी याद रखकर चलना है। तो इसमें अभी और क्वेश्चन वैसे इस पेपर में रह गए हैं, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक अगर